नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। मोबाइल फोन के इस दौर में जब हाथ से पत्र लिखने का चलन लगभग खत्म सा हो चुका है, तो ये हाथ से लिखे पत्र ही हैं। ये समझना जरूरी है कि हाथ से लिखे पत्र ही हैं जिन्होंने दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां दुनिया आज है। कहते हैं तलवार से ज्यादा ताकत शब्दों में होती है और पत्र इन लिखे हुए शब्दों को पहुंचाने का एक बहुत अहम जरिया रहे हैं। इतिहास में इस खतों किताबत से इतना कुछ हुआ है कि यकीन करना मुश्किल है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ पत्रों के बारे में जानकारी देंगे जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम ऐतिहासिक पत्रों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सैकड़ों पत्रों को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। ये पत्र गांधी परिवार के पास हैं, जो पहले प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में थे, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहा जाता था। ये दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में स्थित है। 2008 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी के आग्रह पर इन पत्रों को तीन मूर्ति भवन से हटाकर व्यक्तिगत रूप से अपने पास मंगवा लिया गया। भारत के आधुनिक इतिहास के लिहाज से देश के पहले प्रधानमंत्री के ये पत्र काफी खास हैं। ये पत्र उन्होंने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडविना माउंटबेटन, पद्मजा नायडू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, विजय लक्ष्मी पंडित समेत कई ऐतिहासिक हस्तियों को लिखे हैं और उनके भी पत्र उनके पास आए हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी ने इस सिलसिले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा और इन पत्रों को लौटाने या उनकी कॉपी देने की मांग की, ताकि इतिहास को पढ़ने समझने वाले रिसर्चर्स को वो हासिल हो सकें। इससे पहले सितंबर के महीने में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी आग्रह किया गया था कि 51 कार्टन्स में रखे नेहरू कलेक्शन से जुड़े पत्रों को वापस लौटा दिया जाए, ताकि रिसर्च स्कॉलर उन पर अध्ययन कर सकें। यह कहा गया कि ये दस्तावेज नेहरू परिवार के लिए व्यक्तिगत महत्व के हो सकते हैं, लेकिन ये देश की भी थाती हैं, क्योंकि ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़े हैं। इतिहास को समझने के लिए इन्हें सबके लिए सुलभ किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि ऐतिहासिक हस्तियों के पत्र सार्वजनिक क्यों किए जाने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे देश की जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनके जो पत्राचार हुए, जिसके साथ भी हुए, तो जो हिस्ट्री में जो रिसर्च होती है, वो रिसर्च आप ये मान के चलिए कि हमेशा आगे बढ़ती जाती है। शोध जो है, शोध एक जगह रुकती नहीं है। तो वो जो करस्पॉन्डेंस होती है, जो पत्र होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए। जैसे मैं खुद बहुत लंबा समय मैंने अपना गुजारा हुआ है प्रधानमंत्री संग्रहालय में रिसर्च के नाम से लेकर के, और एशिया की सबसे बड़ी इतिहास, खासकर आधुनिक इतिहास पे आपको काम करना, तो उससे बड़ी कोई लाइब्रेरी एशिया में है नहीं। तो वो लेटर्स जो होते हैं, करस्पॉन्डेंस जो होते हैं, वो प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राथमिक सोर्स होते हैं रिसर्च में रेफर करने के लिए। और कोई भी स्कॉलर जब तक उन प्राइमरी सोर्सेज को रेफर नहीं करता है, तब तक उसकी रिसर्च का कोई मायने होता नहीं है सेकेंडरी सोर्सेज पे। तो ये पत्राचार जो राष्ट्रीय हस्तियां हैं, उनके पत्राचार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसी भी शोध कार्य के लिए इतिहास विषय में। इसीलिए ऐतिहासिक हस्तियों के पत्रों को इतनी अहमियत दी जाती है। ऐसा ही एक पत्र बीती सदी के महानतम वैज्ञानिक माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, जो उन्होंने 1939 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा। इस पत्र के बाद अमेरिका ने परमाणु बम बनाने पर काम तेज कर दिया। इस पत्र की भी एक भूमिका है। 1938 में बर्लिन की एक लेबोरेटरी में तीन वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया जो इतिहास बदलने में सक्षम था। उन्होंने यूरेनियम के एटम को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा बम बनाने में काम आ सकती थी, यानी परमाणु बम। हालांकि उससे पहले कई और तकनीकी समस्याएं सुलझाई जानी बाकी थी। आइंस्टाइन को जब यह पता चला कि जर्मन वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कामयाब हो सकते हैं, तो उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा और चिंता जताई कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बनाने के करीब है और अमेरिका इससे पहले इस पर रिसर्च शुरू कर दे, बम बनाने की ओर आगे बढ़े। आइंस्टाइन के पत्र से अमेरिका हरकत में आ गया और उसने परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया। 1940 और 1941 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि परमाणु बम बनाया जा सकता है
और इसी सब के चलते दिसंबर 1941 में उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जिसने दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार किया। इसके बाद अगस्त 1945 में परमाणु बमों की जो विभीषिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ने झेली, उससे दुनिया दहशत में आ गई। यही वजह है कि आइंस्टाइन को हमेशा रूजवेल्ट को लिखे अपने उस पत्र पर मलाल रहा। उन्होंने न्यूज़वीक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे पता होता कि जर्मन परमाणु बम नहीं बना पाएंगे तो मैं ये पत्र कभी नहीं लिखता। अमेरिकी फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर की निगरानी में अमेरिका ने परमाणु बम तैयार किया था। 2023 में रिलीज हुई फिल्म ओपनहाइमर इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर आधारित है। हालांकि खास बात यह है कि अमेरिका की आर्मी इंटेलिजेंस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को सिक्योरिटी क्लियरेंस कभी दी ही नहीं। वो इस पर काम नहीं कर पाए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सैकड़ों वैज्ञानिकों को आइंस्टाइन से चर्चा से भी दूर रखा गया, क्योंकि अमेरिका मानता था कि आइंस्टाइन के विचार वामपंथ की ओर झुके हुए हैं और वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। दुनिया को एक नई दिशा दिखा देने वाला एक और पत्र जो है उसका हम जिक्र करते हैं। ये ऐसा पत्र है जिसे इंग्लिश नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। विज्ञान पढ़ने वाले हर व्यक्ति या जीवों की उत्पत्ति की वजह जानने की इच्छा रखने वाला हर व्यक्ति चार्ल्स डार्विन का नाम जानता ही होगा। डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृति पर काम करते थे। किस तरह से जीवों का विकास क्रम हुआ उस पर उन्होंने काम किया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ पत्र भी खूब लिखते थे। उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्र एक वनस्पति विज्ञानी जोसेफ डाल्टन हुकर को करीब 1400 पत्र लिखे थे। जनवरी 1844 में चार्ल्स डार्विन ने हुकर को एक ऐसा पत्र लिखा जिसने जीवों के विकास क्रम को यानी इवोल्यूशन को लेकर दुनिया की समझ ही बदल दी। डार्विन ने लिखा कि वो इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं कि समय के साथ साथ जीवों में भी बदलाव आता जाता है। ये पत्र 15 साल बाद डार्विन की ऐतिहासिक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बुनियाद साबित हुई। इस किताब ने दुनिया में जीवों के विकास क्रम को यानी इवोल्यूशन को देखने का लोगों का नजरिया ही बदल दिया। डार्विन ने लिखा कि मैंने कृषि और बागवानी पर ढेरों किताबें पढ़ी, तथ्य जुटाए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समय के साथ साथ जीवों का विकास होता रहता है। उन्होंने कहा कि ये तथ्य मेरे शुरुआती विचार के बिल्कुल उलट हैं। मुझे लगता है कि मैंने वो साधारण तरीका पता लगा लिया है जिससे जीव अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से खुद को समय के दौर में बदलते जाते हैं। डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को स्थापित किया, यानी उस सिद्धांत को स्थापित किया जो बताता है कि प्राकृतिक चयन से जीवों का विकास हुआ। डार्विन के इस सिद्धांत ने यह भी साबित किया कि जानवरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं। इस सिद्धांत ने उस दौर के इंग्लैंड में विक्टोरियन समाज को हिलाकर रख दिया। उनके सिद्धांत पर उस दौर के कई जीव वैज्ञानिकों के बीच भी काफी सवाल उठे। उनकी थ्योरी ने धार्मिक विश्वासों को सबसे बुरी तरह हिलाया, खासतौर पर उन लोगों के विश्वासों को जो बाइबल के हिसाब से जीवों के विकास को देखते थे। लेकिन अंत में डार्विन का ही सिद्धांत आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञान यानी मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का आधार साबित हुआ। और अब एक और पत्र, अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन का पत्र। यह भी दुनिया के ऐतिहासिक पत्रों में शुमार होता है। अब्राहम लिंकन 1960 में जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई। अब्राहम लिंकन गुलामी को पूरी तरह से खत्म करने के पक्षधर थे, लेकिन अमेरिका के कई राज्य उनके इस विचार के विरोधी थे। ऐसे में अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव शुरू हो गया। लड़ाई ऐसी बढ़ी कि अमेरिका में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हुआ। इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए। कई परिवार ऐसे भी होते थे जिनके सभी पुरुष सदस्य लड़ाई में मारे जाते थे। इन हालात में मैसाचुसेट्स के एक अधिकारी ने अब्राहम लिंकन को बताया कि लिडिया बिक्सबी नाम की एक महिला के 5 बेटे गृह युद्ध में मारे गए हैं और वो सांत्वना देने के लिए उन्हें एक पत्र लिखे। अब्राहम लिंकन ने वो पत्र इसके बाद लिखा जो बोस्टन इवनिंग टेलीग्राफ में प्रकाशित हुआ, जिससे न सिर्फ लिडिया बिक्सबी बल्कि युद्ध से टूट चुके पूरे देश को राहत मिली, हजारों लाखों परिवारों को राहत मिली। अब्राहम लिंकन ने लिखा कि मैं महसूस करता हूं कि मेरा कोई भी शब्द आपको
अपनों को गंवाने के दुख से उबारने के लिए कितना कमजोर और बेकार है, लेकिन मैं आपको सांत्वना देने से दूर नहीं रह सकता। वो गणराज्य आपको धन्यवाद देता है जिसे बचाने के लिए आपके बेटे मारे गए। अब्राहम लिंकन का ये पत्र अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक माना जाता है। और अब एक और ऐतिहासिक पत्र अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लिखा गया। इस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करने वाले 20वीं सदी की महानतम शख्सियतों में से एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये पत्र है। 1963 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अपने चरम पर था। अप्रैल 1963 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अलाबामा के बर्मिंघम में एक अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत विरोध मार्च, धरना सब तेज हुए। स्थानीय सर्किट जज W.A. जेनकिंस ने तुरंत आदेश जारी करते हुए ऐसे तमाम विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनके साथियों ने इसकी अनदेखी की तो 12 अप्रैल 1963 को उन्हें गिरफ्तार कर बर्मिंघम की जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 8 गोरे पादरियों ने एक स्थानीय अखबार में बयान जारी कर किंग और उनके विरोध के तरीकों की घोर आलोचना की। जेल में बहुत ही खराब परिस्थितियों में बंद होने के बावजूद मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसका जवाब देना जरूरी समझा। उन्होंने उसी अखबार के बगल की खाली जगह में, जो अखबार उनके पास था, उसके बगल की खाली जगह में मार्जिन्स में अपना पत्र लिखना शुरू किया। जगह कम पड़ी तो उन्हें एक साथी कैदी ने कागजों के कुछ टुकड़े मुहैया कराए। फिर उनके वकीलों ने उन्हें एक पैड दिया और इस सब पर किंग ने 11 पन्नों का वो खुला पत्र लिखा जिसने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का इतिहास बदल दिया। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि जब नस्लीय भेदभाव का मुद्दा अदालतों में पिट रहा हो तो मैं पीछे बैठकर सब कुछ चुपचाप नहीं देख सकता। बर्मिंघम में जो हो रहा है उसकी मुझे चिंता है और ऐसे में मैं अटलांटा में खाली नहीं बैठ सकता। अन्याय जहां भी हो वो हर जगह न्याय के लिए खतरा है। जो चीज किसी एक पर प्रत्यक्ष असर डालती है बाकी सबको भी अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करती है। हम एक संकीर्ण, प्रांतीय, बाहरी प्रदर्शनकारी जैसे विचार के साथ रहना कभी मंजूर नहीं कर सकते। अमेरिका में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को बाहरी नहीं माना जा सकता। बर्मिंघम की जेल से लिखे गए इस पत्र के 4 महीने बाद मार्टिन लूथर किंग ने वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के सामने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी याद किया जाता है, आई हैव अ ड्रीम। इसके बाद सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 से जो शुरुआत हुई तो फिर आने वाले सालों में अमेरिका में एक के बाद एक कई नए कानून लाए गए जिनसे नस्लीय भेदभाव को खत्म किया जाता रहा। मार्टिन लूथर किंग की वो स्पीच आई हैव अ ड्रीम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज से 60 साल पहले थी। इतिहास में एक पत्र ऐसा भी रहा जिसने एक देश की बुनियाद जो है एक तरह से रख दी। ये था इजराइल। 1917 में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री आर्थर जेम्स ने यह ऐतिहासिक पत्र लिखा था यहूदी समुदाय के नेता लॉर्ड रॉथशील्ड को। इस पत्र में फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक देश स्थापित करने का समर्थन किया गया था। 2 नवंबर 1917 को लिखे गए इस पत्र को बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बाल्फोर ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कैबिनेट ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम यानी राष्ट्रीय घर स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। हालांकि साथ ही यह भी लिखा गया कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे फिलिस्तीन में रहने वाले गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकार प्रभावित हो। कई इजरायली मानते हैं कि बाल्फोर की घोषणा ने देश के तौर पर इजराइल के स्थापना में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। फिलिस्तीन से ब्रिटेन की वापसी और संयुक्त राष्ट्र में पास बंटवारे की एक योजना के तहत 14 मई 1948 को एक अलग देश के तौर पर इजराइल की स्थापना हुई। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि बाल्फोर की घोषणा ने मध्य एशिया, खासतौर पर फिलिस्तीन में एक ऐसे झगड़े की बुनियाद डाल दी जो एक सदी के बाद भी खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध और गाजा में हजारों लोगों की मौत इसका सबूत है। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि जुलाई 2016 में तो यह भी सामने आया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी बाल्फोर डिक्लेरेशन के लिए ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस की तैयारी करने लगी थी। और अब कुछ और पत्र।
ऐसे 17 पत्र थे जिन्होंने करीब 500 साल पहले इंग्लिश किंग हेनरी VIII ने अपनी प्रेमिका एनी बॉलिन को लिखे वो पत्र, और ये पत्र बाद में इंग्लैंड में धर्म सुधारों की शुरुआत की बुनियाद बने और इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च की जकड़ से बाहर निकालने में अहम साबित हुए। हेनरी VIII के बड़े भाई आर्थर की 15 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी। इसके बाद हेनरी VIII इंग्लैंड के राजा बने और सत्ता संभालने के 2 महीने बाद आर्थर की बाल वधू कैथरीन से विवाह कर लिया। हेनरी अपने राजकाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहते थे, लेकिन कैथरीन से उन्हें एक बेटी ही हुई। किंग हेनरी VIII अब अपनी एक प्रेमिका एनी बॉलिन से विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में हेनरी ने दलील दी कि कैथरीन के साथ उनकी शादी अमान्य है, क्योंकि वो पहले उनके भाई के साथ शादी कर चुकी थी। लेकिन पोप ने इस शादी को अमान्य करने से इनकार कर दिया। हेनरी इसके बावजूद कैथरीन से अलग हो गए। 1533 में उन्होंने आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को आदेश दिया कि वो कोर्ट बुलाएं और कैथरीन से उनकी शादी को अमान्य घोषित कर दें। किंग हेनरी VIII ने इसके साथ ही रोमन कैथोलिक चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती दी और एंग्लिकन चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। अपनी प्रेमिका और बाद में पत्नी बनी एनी बॉलिन को लिखे 17 पत्रों में उन्होंने पोप के अधिकारों को चुनौती देने की बात साफ कर दी थी, उस बगावत की बात स्पष्ट कर दी थी। यही रोमन कैथोलिक चर्च से इंग्लैंड के अलग होने की बुनियाद पड़ी। किंग हेनरी को इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल की शुरुआत का श्रेय जाता है। उन्होंने इंग्लैंड में कई सुधारों की बुनियाद डाली। उनकी पत्नी एनी बॉलिन की बेटी क्वीन एलिजाबेथ I भविष्य में इंग्लैंड की रानी बनी। दुनिया के तमाम म्यूजियमों और लाइब्रेरियों में ऐसे हजारों ऐतिहासिक पत्र संजोकर रखे गए हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भारत में भी ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों को एक तरह से ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई ऐतिहासिक बदलावों की बुनियाद रखी। देखेंगे ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं ऐसे कई ऐतिहासिक पत्रों की जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी, जो ऐतिहासिक साबित हुए। ऐसा ही एक पत्र है भारत का भी, जो यहाँ के लोगों की दिशा बदलने में काफी अहम साबित हुआ। लगभग 200 साल पहले भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने यह पत्र लिखा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को। 11 दिसंबर 1823 में लिखे इस पत्र में राजा राम मोहन राय ने भावुक अपील की कि भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली स्थापित की जाए और इस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। राजा राम मोहन राय अपने दौर के एक बड़े विद्वान और चिंतक थे, जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। क्रूर सती प्रथा को दूर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो इंसान की बेहतरी में शिक्षा की भूमिका समझते थे, इसलिए चाहते थे कि भारत के लोग भी पश्चिमी देशों की तरह विज्ञान, गणित, रसायन, दर्शन शास्त्र तमाम विषयों की शिक्षा हासिल करें, और उनका ये पत्र इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। और अब एक अगला पत्र जिसने भारतीय रेलों में शौचालय बनवा दिए। ये पत्र एक रेलवे यात्री ने लिखा। सबसे पहले आपको बताएं, भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली है, और उसके बाद भी 55 साल तक किसी यात्री ट्रेन में टॉयलेट नहीं था। 1909 में पहली बार एक यात्री ट्रेन चली जिसमें कि एक टॉयलेट भी था, और इसके लिए शुक्रिया कहिए एक यात्री ओखिल चंद्र सेन का। 2 जुलाई 1909 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के साहिबगंज डिविजनल ऑफिसर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बताया कि किस तरह से अहमदपुर रेलवे स्टेशन पर उन्हें शौच जाने के लिए ट्रेन से उतरना पड़ा, और तब तक ट्रेन चल पड़ी। वो एक हाथ में लोटा लिए और दूसरे में धोती पकड़े ट्रेन के पीछे दौड़े, लेकिन गिर गए, ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इस पत्र के बाद रेलवे ने 50 मील से लंबी दूरी तक चलने वाली यात्री ट्रेनों में टॉयलेट बनाने की शुरुआत की। तो ऐतिहासिक पत्रों में आज इतना ही। एनडीटीवी एक्सप्लेनर देख रहे थे आप। नमस्कार।